हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम नया टॉपिक नई क्लास में शुरू करेंगे। अभी हमने जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत कवर कर लिए, अधिगम सिद्धांत, उसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी शाखाएं और शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेने वाले हैं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा वाला टॉपिक जो है हमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी हैं, उनमें भी काम आता है। इसके मतलब से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अभिप्रेरणा का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो सर्कल बनता है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक है ना, हमें काम आने वाला है। इससे जो व्यवहारिक क्वेश्चन बनते हैं, जो अप्लाइड साइकोलॉजी आती है, उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो अर्थ है इंग्लिश में देखा जाए तो मोटिवेशन, और इंग्लिश के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है ये अभिप्रेरणा। और जो इंग्लिश का मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है, यानी लैटिन का जो मोटम शब्द है उससे इंग्लिश का मोटिवेशन बना, जिसका हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। तो इसका अर्थ, मोटम का जो अर्थ है वो है टू मूव यानी गति करना। और गति करना की जगह अगर ये लिखा आए धक्का देना तो ये भी सही है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम के अंदर जो है ऑप्शन में धक्का देना लिखा था, गति करना नहीं था। गति होना, गति करना ये नहीं था। इसका मतलब उस ऑप्शन के अंदर ओनली धक्का देना लिखा था। तो इस तरीके के ऑप्शन भी एग्जामिनर बना सकता है। और मनोविज्ञान का यही जो है सीन रहता है कि कभी भी एक तरह के नेम, एक तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं की जाती। अलग अलग नामों से जो है क्वेश्चन के अंदर अलग अलग नाम जो है दे दिए जाते हैं, ताकि समझने में बच्चे को दिक्कत आए। तो इसका टू मूव, गति करना या धक्का देना, ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। ये दोनों ही अभिप्रेरणा के मतलब हैं। टू मूव का मतलब है जब अभिप्रेरणा होती है तो हम जिस जगह होते हैं वहाँ से ड्राइव मोड पे आते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारे अंदर जो चालक उत्पन्न होता है वो उद्दीपक को प्राप्त कराने में हमारी हेल्प करता है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का ये मीनिंग होता है। और मोटिवेशन के बारे में एक एस्पिरेंट को तो अच्छे से पता ही होता है कि मोटिवेशन होता क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम एस्पिरेंट्स को भी जो है मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन होता क्या है मनोविज्ञान की दृष्टि से, या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो व्यापक अर्थ में देखा जाए वैसे तो इसका मीनिंग है कि ये इंग्लिश के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। और इंग्लिश का मोटिवेशन जो है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। इसका जो व्यापक अर्थ है वो अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, मतलब ये अंदर उत्पन्न होने वाला एक बल है या एक प्रेरक है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। यानी इसका व्यापक अर्थ देखा जाए तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो एक ऐसा आंतरिक बल है, यानी एक आंतरिक ऊर्जा है जो बाहर से नहीं दिखाई देती। ये जो है अमूर्त होती है, हमारे अंदर होती है। और ये एक प्रेरक होता है, यानी एक प्रेरणा होती है, एक प्रेरक होता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर देता है, एक निश्चित व्यवहार को अपनाने के लिए उसको बाध्य कर देता है, उसको मजबूर कर देता है, वो अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरीके का ये आंतरिक बल होता है। और जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा आ जाती है और फिर यह तब तक नहीं रुकती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, और हमें लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है। और सीखने के लिए ज़रूरी है ये आंतरिक होती है, यानी अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए सीखने के शुरुआत में, उसके ड्यूरिंग या बाद में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये आंतरिक बल होता है जो हर एक अधिगमकर्ता के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम एक लंबे समय तक सीखते रहेंगे और हमें कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम सीखना बंद कर देंगे। तो इसीलिए जो अभिप्रेरणा होती है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ये आंतरिक बल होता है, एक प्रेरक होता है जो हमें लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है। इसके बाद मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं हैं।
जिसके अंदर पहली है मैकडोनाल्ड की, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा परिवर्तन करता है या उत्पन्न करता है। यानी मैकडोनाल्ड क्या कहना चाहते हैं कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या करता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा का परिवर्तन करता है। अगर वो स्लोली काम कर रहा है तो वो जो है अपने काम के अंदर तेजी लाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो जाएगा और अपने व्यवहार में चयनित व्यवहार करेगा, चयनित कार्य करेगा। वो अपना टाइम जो है फिजूल के कार्यों में नहीं व्यतीत करेगा। तो अगर हम इसको मेरे तरीके से देखना चाहें परिभाषा को, जिससे मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या हैं, अभी हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है, तो हमें इन परिभाषाओं को स्कॉलर की तरह याद नहीं करना है, हमें इनको कोडिंग के ज़रिए याद करना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर हमें ये याद आ जाए। तो मैकडोनाल्ड का बर्गर भी आता है, तो आप इस तरीके से याद करें, जो मैकडोनाल्ड का बर्गर हम खाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। मतलब हमें भूख लगी होती है तो ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है हमारे अंदर। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है क्रैच और क्रैचफील्ड। ये जो है इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो इसको अगर कोड लगा के याद करना चाहिए तो क्रैच में भी कै है और क्रैचफील्ड में भी कै है और क्यों में भी कै है। तो क्रैचफील्ड को क्या नाम अच्छा लगता है, क्या वर्ण अच्छा लगता है, उसको कै वर्ण अच्छा लगता है, इसलिए बार बार अपने नाम में भी कै यूज़ कर रहा है और परिभाषा में भी कै यूज़ कर रहा है। तो क्रैचफील्ड से कै मतलब क्यों। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिर BF स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। वैसे तो ये परिभाषा काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन परिभाषा जो है वो ऐसी होती है कि रिपीट बहुत होती है। परिभाषाओं के रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नई परिभाषा जो है बहुत ही कम पूछी जाती है, रिपीट ज़्यादा होती है। तो ये परिभाषा बहुत एग्जाम में पूछी गई है, तो हो सकता है आगे भी पूछ ली जाए। तो स्किनर में क्या आ रहा है, नर, और नर क्या बना रहा है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बना रहा है, और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग जो है वो नर ही बना सकता है। ठीक है। फिर गुड की परिभाषा क्या है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अब इसको ऐसे हम याद रखने की दृष्टि से, तो गुड क्या कह रहे हैं, गुड मतलब अच्छा। तो कितनी अच्छी बात होगी अगर हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं, फिर उसको जारी भी रखते हैं और फिर उसको नियंत्रित भी रखते हैं और अंत में जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और ये कितनी गुड बात है। तो गुड की परिभाषा को आप ऐसे याद कर सकते हैं। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा मोस्टली 2 तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है ये सर्वोच्च होता है। इससे क्या है, व्यक्ति मोटिवेट होता है। ये स्वतः उत्पन्न होता है, मतलब अपने आप व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, और इसको शिक्षक भी उत्पन्न कर सकता है। अब देखो, सकारात्मक अभिप्रेरणा ये अपने आप उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको सकारात्मक कहा गया। देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर खुद से ही मोटिवेशन उत्पन्न हो जाएगा तो उसे बार बार किसी और से, किसी और चीज़ से, किसी और तरीके से या किसी अलग व्यक्ति से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ होती है कि वो आंतरिक रूप से मोटिवेशन में है, तो वो कभी भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेगा। आप 2 तरीके के जो है अभ्यर्थी देखते हैं। एक वो जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति जरूरी होती है, वो चयनित व्यवहार करते हैं, चयनित कार्य करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब होता है कि वो आंतरिक रूप से मोटिवेशन में है। वो उनको मतलब नहीं होता कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब कट ऑफ आएगी, उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको जब तक नौकरी नहीं मिल जाती वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं। एक एग्ज़ाम देने के बाद में वो कभी वेट नहीं करते हैं, वो बैठते नहीं हैं कि किस तरीके की रिजल्ट रहेगा, कब आएगा, कब कट ऑफ आएगी, इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका मतलब होता है कि वो आंतरिक रूप से मोटिवेशन में है। और एक होता है कि वो नौकरी के लिए प्रेरित होते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है उससे, और उस एग्ज़ाम को वो देते हैं और आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब कट ऑफ आएगी और कब सिलेक्शन होगा। फिर अगर उनका होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर दोबारा से वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो नकारात्मक अभिप्रेरणा वाले होते हैं, जिनको एक नौकरी मोटिवेट कर रही है, एक बाहरी कार्य मोटिवेट कर रहा है। लेकिन जो स्वतः मोटिवेशन में है वो इन चीज़ों को जो तवज्जो नहीं
देता, उससे मतलब होता है कि जब भी मिलेगी तब तक मैं मेहनत करूँगा और लगातार करूँगा। तो ये होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा। और नकारात्मक होती है दूसरे व्यक्ति मोटिवेट करते हैं, जैसे हमारे अध्यापक हमें मोटिवेशन देते हैं, हमारे माता पिता मोटिवेट करते हैं, हमारे मित्र साथी मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से तू तैयारी कर, फिर तू नौकरी लग जाएगा, तेरी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। इस तरीके से बाह्य रूप से दी जाती है, या तो कोई नौकरी, या तो कोई वेतन, या फिर किसी तरीके का मेडल, ये हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और हम इन्हीं चीज़ों को देख के जो है कार्य में लगे रहते हैं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन देकर जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा दे सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी जो है वो अभिप्रेरित नहीं है तो उसको अभिप्रेरित करने के लिए एक शिक्षक जो है उसे कभी सकारात्मक पुनर्बलन देगा, मतलब उसे अच्छा कहेगा, अच्छी चीज़ें देगा, और कभी नकारात्मक पुनर्बलन यानी कभी उसे नेगेटिव भी बोलेगा ताकि वो किसी भी तरीके से पढ़ने लग जाए। तो ये दो प्रकार होते हैं। फिर अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की क्या विशेषता होती है? तो अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। मतलब ये जो है अधिगम का चालक है, व्यक्ति को चलाता है, व्यक्ति को ड्राइव मोड पे लाता है। अधिगम का हृदय है, पथ प्रदर्शक है, सर्वोत्तम सोपान है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। और सर्वोत्तम राजमार्ग किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। तो ये अधिक जो अभिप्रेरणा है इसकी विशेषताएं हैं। इसमें व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होता है। मतलब ये जो है अभिप्रेरणा, इसके अंदर व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख होकर व्यवहार करता है, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होकर व्यवहार करता है। इसमें व्यक्ति कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो चयनित व्यवहार करता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है, मतलब उसका एक निश्चित टाइम टेबल होता है, वो निरंतर कार्य करता है, रुकता नहीं है कभी भी। मतलब उसे सिर्फ एक मतलब होता है कि जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो निरंतर उस पर चोट करता है, उसके लिए वो मेहनत करता है। ये व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। मतलब मैकडोनाल्ड ने कहा है ना कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा का परिवर्तन करती है। मतलब अगर व्यक्ति ऊर्जित नहीं होता और वो आराम आराम से किसी कार्य को कर रहा होता है, अगर उसे अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वो उस लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से कार्य करेगा। इसमें व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। मतलब व्यक्ति जो है चयनात्मक व्यवहार करता है, उसे क्या करना है, किस चीज़ में टाइम लगाना है, किस में नहीं लगाना, कौन सी चीज़ें छोड़नी और कौन सी चीज़ें करनी है, इस तरीके का वो चयनात्मक व्यवहार करता है, चयनात्मक क्रियाएं करता है, ताकि उसका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पे फोकस करने में लगे। भावनात्मक पक्ष उत्तेजित होता है। इससे क्या होता है? भावनात्मक पक्ष उत्तेजित होता है। इससे भावनात्मक पक्ष जो है वो उत्तेजित होता है। व्यक्ति जो है उसकी भावना ऐसी हो जाती है कि उसे कैसे भी करके लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है, और वो उसी तरीके से चयनात्मक क्रियाएं करता है, चयनात्मक व्यवहार करता है। उसे अभिप्रेरणा इस तरीके से उत्तेजित कर देती है कि उसे फिर सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। तो इसी तरीके से उसकी भावना भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाती है, उसे और चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। फिर आता है अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठक या घटक। मतलब अभिप्रेरणा का जो सर्कल बनता है वो किन किन चीज़ों से, अभिप्रेरणा कैसे आती है, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हम मोटिवेशन में आते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है। जब हमें आवश्यकता होती है उस टाइम हमारे अंदर कोई अंतर्नोद होता है, चालक होता है, जिसकी वजह से हमें आवश्यकता महसूस होती है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है, मतलब कि हमें भूख लगी है, तो भूख जो है वो हमारा ड्राइव है, हमारा चालक है, हमारा अंतर्नोद है, जिसकी वजह से हमें भोजन की आवश्यकता है। ठीक है। और भोजन जो है कोई भी हो सकता है, वो हमारा उद्दीपक है। और जब हम खड़े होके उस भोजन को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमें प्रोत्साहन मिल जाता है। मतलब जब हम भोजन खा के भूख जो है शांत कर लेते हैं तो हमें उस चीज़ का प्रोत्साहन मिल जाता है, और अब फिर हम मोटिवेशन में आ जाते हैं। अभिप्रेरक जो होता है हमारा वो शांत हो जाता है इस तरीके से। मतलब पहले आवश्यकता आएगी, फिर ड्राइव मोड पे आएंगे हम, फिर हमें उद्दीपक मिलेगा, उद्दीपक से हम प्रोत्साहित होंगे और अभिप्रेरणा मिल जाएगी हमें। फिर अभिप्रेरक के प्रकार, मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले अब्राहम मैस्लो, जो मानवतावाद के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। तो
जन्मजात होते हैं भूख प्यास नींद, जो हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को आप देखोगे तब भी उसके अंदर भूख प्यास और नींद होती है। अर्जित होते हैं जैसे प्रतिष्ठा हो गई, पुरस्कार हो गए, सम्मान, नौकरी, ये हम समाज में आने के बाद जब हम सामाजिकता सीख जाते हैं तब हमारे अंदर आते हैं। मतलब ये समाज की जब समझ हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो ये चीज़ें अर्जित होती है। जैसे प्रतिष्ठा हो गई, कोई भी मानव प्रतिष्ठा कब पाना चाहेगा, जब उसे समाज की समझ आ जाएगी। मतलब जब उसे पता चल जाएगा कि प्रतिष्ठा का समाज में क्या मतलब महत्व है, उसे अगर वो प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उसे समाज में क्या मिलेगा, पुरस्कार का क्या महत्व है, सम्मान का क्या महत्व है, नौकरी का क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ें उसे अर्जित करनी होती है समाज में आके, एनवायरनमेंट में आके। लेकिन भूख प्यास नींद इनको अर्जित करने की जरूरत नहीं होती, ये जन्मजात होते हैं। फिर थॉमसन ने 2 तरीके के बताए हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, तो थॉमसन ने 2 तरीके के बताए हैं। स्वाभाविक मतलब जो जैसे खेलना हो गया, सुख प्राप्त करना, ये स्वाभाविक है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। और कृत्रिम होता है जैसे दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, ये कृत्रिम चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे दंड देना, पुरस्कार प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, ये व्यवहार जो है ऐसा, ये चीज़ें जो है समाज में आने के बाद में, एनवायरनमेंट की समझ होने के बाद में हमारे अंदर आती है। तो थॉमसन ने 2 बताए, स्वाभाविक और कृत्रिम। फिर गैरिट ने 3 बताए, कौन कौन से, जैविक, मनोसामाजिक और सामाजिक। तो जैविक जो जन्मजात होते हैं जैसे भय क्रोध प्रेम, ये जो होते हैं हमारे अंदर संवेग जो होते हैं, ये जैविक होते हैं, जन्मजात होते हैं। मनोसामाजिक जो हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे अंदर होते हैं, जैसे रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी, चिंतन करना, ये चीज़ें हमारे जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे अंदर होती है। जैसे सामाजिकता, फिर सामाजिक कौन से होते हैं, प्रतिष्ठा सम्मान, ये समाज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो गैरिट ने 3 बताए, गैरिट ने कितने बताए, 3 बताए, थॉमसन ने 2 बताए। ठीक है, स्वाभाविक और कृत्रिम। और अब्राहम मैस्लो ने 2 बताए, जन्मजात और अर्जित। तो ये था पूरा हमारा अभिप्रेरणा। इसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का हम जिक्र करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अभिप्रेरणा के एक सिद्धांत के साथ। और अभिप्रेरणा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। अभिप्रेरक कितने होते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत के साथ। तो चलते हैं फिर। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए, अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।